बिलॉव्ड स्टूडेंट, CBKYS में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं उनको बता दें कि अगर आपको आपके चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है और आप अपना ईयर सॉल्व देखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो एक सीरीज़ के ऑर्डर में प्रेजेंट हैं, इसलिए जो भी मान लीजिए रेंडमली सेट 4 ओपन कर लिए हों उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले जाकर सेट 1, 2, 3 देखें, जिससे कि चीज़ें पूरी क्लियर रहेंगी तो फिर ये वीडियो भी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ क्या है कि अगर हम लोग डायरेक्टली 1, 2, 3 सेट को छोड़कर इसको देखते हैं तो चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएटिंग हो सकती हैं। सेट 3 में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था 2016 का इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें एक नई चीज़ भी आई थी, प्रोराटा अलॉटमेंट। हमने कहा था कि प्रोराटा अलॉटमेंट में अगर आप जाते हो तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, कहानी बहुत बड़ी है, मगर एक लाइन में अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो नॉर्मली इसके अंदर होता क्या है कि जब भी कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन जाती है, कंपनी के पास कम शेयर्स है और ज़्यादा लोग अप्लाई कर दिए हैं, तो कंपनी अपने कम शेयर्स में ही सबको थोड़ा थोड़ा देकर एडजस्ट करती है। मतलब एक लाइन में आपको क्या समझना है कि अगर प्रोराटा अलॉटमेंट वर्ड सम्स में दिया हुआ है तो जो लोग जितने शेयर के लिए अप्लाई करेंगे उनको उससे कम शेयर ही मिलेगा। ये लाइन इंडिकेट कर रहा है। हम लोग सम्स पढ़ चुके थे लास्ट क्लास। अभी हम लोग एक बार इसके सॉल्यूशन में आएंगे, लेकिन सॉल्यूशन में आने से पहले हम लोग इसके कुछ वर्किंग देखेंगे। वर्किंग की कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गई तो जर्नल करने के समय जो अमाउंट पुट किया जाएगा उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। वर्किंग देखिए, एक बुक जिस बुक से हमने सम्स पढ़ा था उसमें ये दी हुई है, रेशियो वाइज चीज़ों को निकाला है, पूरा कैलकुलेशन भी किया हुआ है। एक वर्किंग इसमें नहीं है फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट जाएगा उसका, तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो पिक्चर मैंने इसलिए आपको दिखाई कि जैसे कोई स्टूडेंट पहले से सीख के रखा है रेशियो वाइज कैलकुलेशन, तो मैं बोलूँगा कि आपने वो जो सीख के रखा है रेशियो वाइज कैलकुलेशन सही है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को दूसरे चीज़ में थोड़ा सा सिंपल वे में मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। ये वो होता ये है कि अगर मान लो किसी ने कुछ पहले से जान रखा है और उसको दूसरा प्रेजेंटेशन दिखेगा तो उसको लगा नहीं ऐसा होता नहीं है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। चीज़ें 2 तरीके से 3 तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। हाँ, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लॉस की बात आती है, जहाँ पे हमको लॉ फॉलो करना है या कहीं हार्ड एंड फास्ट रूल है, तो वहाँ पर आप चीज़ों को अलग तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है तो कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपका फाइनल रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो इसमें वर्किंग नोट में 1 में सबसे पहले हम लोग निकाले हैं अलॉटमेंट एरिया फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का पैसा फेल किया था, तो मिस्टर ए का कितना अलॉटमेंट में एरियर होगा वो निकालते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है शेयर अलॉटेड टू मिस्टर ए। ये निकालना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि प्रोराटा अलॉटमेंट है। प्रोराटा में क्या होता है, जिसने जितना अप्लाई किया था उससे उसको कम शेयर मिलेगा। मिस्टर ए ने 120 शेयर के लिए अप्लाई किया था, सम्स में वर्ड हमको मिला प्रोराटा, तो अपने समझ गए कि ये 120 के लिए अप्लाई किया है लेकिन इसको 120 शेयर्स मिलेगा नहीं, 120 से कम मिलेगा। तो हम लोगों ने निकाला है 15,000 शेयर्स कंपनी दे रही थी, कितने के लिए? 20,000 के लिए, ये टोटल वैल्यू था। तो 120 शेयर्स के लिए कितना दिया जाएगा? आ गया कितना? 90 शेयर्स। ये बेसिक कैलकुलेशन है, 5-6 में यूनिटरी मेथड आप लोग सीखे होंगे, उसी के बेस पर ये मैंने निकाला है। ठीक है, सम्स में लिखा था कि 15,000 शेयर्स कंपनी ने दिया है और कितने लोग अप्लाई किए हैं? 20,000 शेयर्स वाले। तो 15,000 दिया है 20 के लिए, तो 120 शेयर्स के लिए कितना दिया जाएगा? आ गया कितना? 90,000। देखिए, कुछ लोगों के मन में ये आ जाएगा कि सर सम्स में तो दिया था कि 24,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है। तो बाबू आप सम्स को एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ था कि 24,000 का एप्लीकेशन आया है, जिसमें 4,000 कंपनी ने दिया नहीं, टोटली रिजेक्ट कर दिया, रिफंड कर दिया उसका पैसा, तो बचा कितना? 20। इसलिए अब हमारी कैलकुलेशन 20 और 15 पे हो रही है। ठीक है,
दूसरा चीज़, अब हम लोग देखते हैं कि एरियर कितना हुआ। तो निकल गया अपना कि ए को कितना शेयर्स मिला, 90। अलॉटमेंट का रेट था कितना, 6 रुपया। तो आ जाएगा कितना, ये आपका 540। ठीक है। हम लोग एक नॉर्मल सम्स करते हैं तो उसमें ऐसे ही करते हैं कि इतना शेयर्स है और इतना रुपया करके रेट, नहीं मिला पैसा तो मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट आ गया। लेकिन जब भी आप प्रोराटा वाला सम्स करोगे तो एक पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखोगे कि कोई भी बंदा अगर अलॉटमेंट का पैसा फिल करता है तो आप उसमें डायरेक्ट ऐसे 540 निकाल के या जो भी अमाउंट रहेगा वो निकाल के नहीं लिख सकते। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस पर्सन ने कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी पहले दे दिया था जो इसको नहीं मिला, वो पैसा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा और एडजस्ट करके जो वैल्यू आएगी वही हम लोग बोलेंगे कि मेरा कॉल्स इन एरियर है। क्वेश्चन उठा कि कौन सा पैसा, तो आप एक बार मन में सोच के देख लीजिए। इस पर्सन ने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो इसने एप्लीकेशन का पैसा जब दिया होगा तो 120 शेयर्स पे दिया होगा, लेकिन इसको मिला कितना, 90 शेयर्स। तो 30 शेयर्स के ऊपर तो एप्लीकेशन मनी इसने एक्स्ट्रा दे दी थी ना, वो पैसा इसको एडजस्ट करके यहाँ पर निकालना पड़ेगा और एडजस्ट करके ही हमको वो कॉल्स इन एरियर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब आप देखिए वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है किस तरीके से, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑन 90 शेयर्स। ठीक है, 90 शेयर्स पे 6 रुपया करके अलॉटमेंट का रेट था, कितना आ गया, 540। सही है। इसके बाद हमने लिखा लेस एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ एक्सेस पैसा इसने दे दिया था, कितना, 30 शेयर्स इसका एक्स्ट्रा था और एप्लीकेशन का रेट था 5 रुपया करके। ठीक है। तो 5 × 3 आप करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितना, 150। ये माइनस करके कितना आ गया, कॉल्स इन एरियर 390। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 30 × 5, ये अगर आप नहीं भी सोचते हो तो आप फिर से वही वाला थॉट अप्लाई करके ये वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आप यहाँ देखो जो मैंने लिखा है कि 25,000 कंपनी को एक्स्ट्रा मिला था जो उसको एडजस्ट करना था अलॉटमेंट में। 25,000 एक्स्ट्रा मिला था कितने शेयर्स पे, 15,000 शेयर्स पे, टोटल शेयर्स पे। तो इस 25,000 में 90 शेयर्स का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, 25,000 टोटल अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर ए। ये आप करोगे तो भी आपको वो 150 रुपया मिल जाएगा और वो एडजस्ट करके 540 में 150 पहले ही मिल चुका था, वो माइनस करके कॉल्स इन एरियर आया कितना, 390। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए एक के मन में ये क्वेश्चन आया कि सर ठीक है, ये एडजस्टमेंट तो हमको समझ में आ गई, मैं कैलकुलेशन भी कर लूँगा कि जब भी प्रोराटा रहेगा तो अलॉटमेंट में हम लोग का जितना रहेगा टोटल अमाउंट उसमें से कुछ एक्सेस वाला पैसा माइनस करके तब हम लोग कॉल्स इन एरियर दिखाएंगे। लेकिन अपने ऐसा कर क्यों रहे हैं, ठीक है, वो एक बार समझते हैं। तो ये बात बताने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको समझिए। अगर वो चीज़ आपको समझ में आ गई तो फिर ये कॉन्सेप्ट भी आपको इजी लगेगा। अभी कुछ साल पहले जनवरी के महीने में एक स्टूडेंट आया मेरे पास, उसने कहा सर 2 अप्रैल से मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट है, 3 महीना मेरे पास समय है, आप पढ़ा दो हमको, क्या सिलेबस पूरी हो जाएगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो जाएगी। उसने दूसरी बार पूछा कि सर सिलेबस हो जाएगा ना। वो एक्चुअली क्या होता है, हम लोग लेट जब कहीं ज्वाइन करते हैं पढ़ने के लिए तो मन में एक डर बना रहता है कि ये कंप्लीट करा पाएगा या नहीं, हो पाएगा या नहीं, ये चीज़ रहती है जनरली। तो मैंने कहा भाई एज ए स्टूडेंट तुम सोच के देख लो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठते हो और पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो, तो टीचर के ऊपर कम से कम 3 महीने का विश्वास रखो, मैं 3 महीने के पहले ही सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तुमको रिवीजन करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है। अभी क्या है, क्लास उसकी स्टार्ट हुई 1 तारीख से, 1 जनवरी से। उसने कहा सर फीस कितने की होगी, मैंने कहा 800 रुपया पर मंथ। जनवरी उसने पढ़ा, 1 फरवरी को उसने पेमेंट दे दिया हमको। उस समय 1000 का नोट चलता था, उसने दे दी 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये की पेमेंट
ले ली मैंने, उसका फ़ीस था 800। उसने कहा सर फ़ीस तो 800 है, 200 आप मेरे को रिफ़ंड कर दो। मैंने कहा यार फ़ीस ले लिया, पॉकेट में चला गया, अब क्या निकालें। तुम ऐसा करना, ये 200 रुपये अगले महीने एडजस्ट कर लेना। ऐसा होता है, हम लोग कभी किसी को दे देते हैं एक्स्ट्रा, तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उसने कहा सर ऐसा मत कीजिए, अभी दे दीजिए, मेरे को पॉकेट मनी है, ठीक है। मैंने कहा आप पॉकेट में पैसा चला गया तो मैं निकालूंगा नहीं, तो अगले महीने एडजस्ट कर लेना। उसने कहा सर याद रखिएगा। मैंने कहा हाँ बहुत लोगों को याद रखें, चल तुमको भी याद रख लेंगे। अभी जनवरी बीत गई थी, एक महीना फरवरी बीता, इसको ध्यान रखिएगा, उसका 200 रुपया मैंने एक्स्ट्रा रखा है। अभी फरवरी बीतने के बाद 6 मार्च को उसका सिलेबस ख़त्म हो गया। मैंने कहा भाई फ़ीस नहीं दिए तुम फरवरी का। उसने कहा हाँ सर दूसरा महीने का मेरे को देना था, मैं थोड़ा 1 सप्ताह बाद दूंगा, कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बाद में दे देना नेक्स्ट वीक। अब वो जो 6 तारीख को गया वो वापस नहीं आया। मैंने उसके दोस्त से पूछा यार तुम्हारा दोस्त नहीं आ रहा है। उसने कहा हाँ सर आपको बोला तो था, याद रखिएगा, आपने बड़े हल्के में ले लिया। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, इसलिए वो अभी तक याद है। आप समझ रहे होगे क्या बोलना चाह रहे हैं हम। अब आप वापस आओ अपने कैलकुलेशन में। दूसरे मंथ में अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि उस पर्सन के पास मेरा पैसा बाकी रह गया, तो मैं कितना लिखूँगा कि उसके दूसरे महीने का फ़ीस है 800 रुपया, तो मैं क्या लिखूँगा कि 800 रुपया मेरा उसके पास बाकी रह गया, या मेरा 800 रुपया उसके पास डूब गया। क्या मैं ऐसा लिखूँगा? बिल्कुल नहीं। आप सोच के देखो कि 800 रुपये उसकी फ़ीस थी 1 महीने की, जो वो मेरा लेके चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी तो रहेगा ना कि पहले महीने में जब उसने पेमेंट किया था तो 200 रुपया मैंने उसका एक्स्ट्रा रख लिया था, है ना। तो जब मैं सेकेंड मंथ में ये लिखूँगा कि उसके पास कितना मेरा बाकी रह गया, तो मैं 800 लिखूँगा, 1 महीने का 800 बाकी है, लेकिन 200 मैंने पिछले महीने ही उसका एक्स्ट्रा रख लिया था, जो मैंने उसको लौटाया नहीं था। मैंने उससे कहा था कि आप अगले महीने क्या करना, एडजस्ट कर लेना। अब अगले महीने तो वो हमको दिया नहीं, तो मेरे दिमाग में रहेगा कि 800 बाकी था, लेकिन 200 मैं उससे लेके रखा था, तो उसका बाकी कितना रहा 600। तो जब भी मैं लिखूँगा मेरा पैसा बाकी रहा या डूबा, तो वहाँ पे मैं कितना रुपया लिखूँगा 600 रुपया। समझ रहे हैं। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो आप यहाँ पे वही वाला थॉट लेके फिर से सोच लो कि जब मिस्टर ए ने 120 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने उनको 90 शेयर्स दिया था, एप्लीकेशन का पैसा वो 120 पे दे दिया होगा, मतलब एप्लीकेशन पे हमने उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले रखा था, जो कि हमने उसको लौटाया नहीं था, और हमने उससे कहा था कि जब आप अलॉटमेंट का पैसा दोगे तो उसमें आप एडजस्ट कर लेना। लेकिन वो क्या किया, अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं। तो जब दिया नहीं तो हम लोग उसका एरियर लिखेंगे, लेकिन वो लिखने के बाद हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे कि कुछ पैसा हमने जो उनसे एक्स्ट्रा ले रखा था वो हमको एडजस्ट करके दिखाना होगा कि एरियर कितना हुआ है। अब देखिए वही थॉट यहाँ पे लिखे हैं, 90 शेयर्स पे 6 रुपया करके 540 टोटल ड्यू था, उसमें से लेस एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में टोटल 25,000 का एडजस्टमेंट है। 25,000 टोटल शेयर्स पे है, मतलब कितना 15,000 शेयर्स पे, तो उसमें से 90 शेयर्स की एडजस्टमेंट वैल्यू कितनी होगी, ये आया 150, और 150 माइनस करके आया कितना 390। तो हम लोग बोलेंगे कि अलॉटमेंट में हमारा कॉल्स इन एरियर कितना होगा 390 का। ठीक है। अब देखिए नोट नंबर 2, एरियर इन फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल में एक और पर्सन फेल कर गया था, मिस्टर बी। तो पहले मैं निकाल लूँ मिस्टर बी को कितना शेयर अलॉट हुआ था। सेम यही वाला तरीका है, शेयर अलॉटेड टू मिस्टर बी 15,000 शेयर्स दिया गया था 20,000 के मांगने पे, तो 80 शेयर्स बी ने मांगा था, 80 के बदले उनको कितना दिया गया 60 शेयर। ठीक है। तो अब हमारा एरियर कितने पे होगा, 90 शेयर ए का और 60 शेयर बी का, टोटल मिला के कितना होगा 150 शेयर। 150 शेयर्स पे 2 रुपया करके रेट है आपका फर्स्ट कॉल का, तो 150 इंटू 2 करके कितना आ गया 300। ये 300 हम लोग कॉल्स इन एरियर दिखाएंगे किस में, फर्स्ट कॉल में। ठीक है। एक के दिमाग में एक क्वेश्चन आया, एक स्टूडेंट ने कहा सर यहाँ पर आप कुछ एक्सेस वाला पैसा एडजस्ट नहीं किए।
तो आप सोच लीजिए फिर से वही एग्जांपल कि मैं दूसरे महीने में वो एडजस्टमेंट करूँगा, लेकिन क्या मैं तीसरे महीने में भी करूँगा? बिल्कुल नहीं। अगर तीसरा महीना जैसे हमको फैब का पैसा नहीं मिला तो मैंने वहाँ एडजस्ट कर लिया कि 200 काट के 600 बाकी रहा, लेकिन मार्च के महीने में मैं अगर लिखूँगा कि मार्च में भी वो मेरे पास पड़ता तो मार्च का पैसा हमको मिलता, कितना मिलता? तो पूरा पैसा मिलता 800 रुपया। समझ रहे हैं? तो जब भी एडजस्टमेंट होनी रहती है ना, तो वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद वाले इंस्टॉलमेंट से फिर आपका नॉर्मल थॉट, नॉर्मल कैलकुलेशन चालू रहेगा, उसमें कोई भी एक्सेस अमाउंट की एडजस्टमेंट नहीं होगी। और आप इसको प्रैक्टिकली भी सोच सकते हो कि अगर आप किसी से एक्स्ट्रा पैसा ले लिए हो तो जाहिर सी बात है वो दूसरे इंस्टॉलमेंट में ही उसको एडजस्ट कर लेगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट फिर नॉर्मल होगा, कभी ऐसे नहीं करेगा कि दूसरे में करे या तीसरे में करे। हाँ, कंडीशन अगर ऐसा दे दिया कि थोड़ा पैसा दूसरे में एडजस्ट होगा थोड़ा तीसरे में, तो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ये पैसा किसके साथ सिर्फ एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट के साथ। फर्स्ट कॉल से फिर आप नॉर्मल सोचोगे कि कितना शेयर है और कितना रुपया करके उस कॉल का रेट है, उसमें हम लोग ये एडजस्टमेंट कर देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट कॉल में शेयर था ए का 90 और बी का 60, टोटल 150 शेयर्स। 150 शेयर्स पे 2 रुपया करके 300 का मेरा कॉल्स इन एरियर होगा फर्स्ट कॉल में। अब आते हैं फाइनल कॉल एरियर में। तो फाइनल कॉल में एक और बंदा जुड़ गया, ए बी और सी। ठीक है, ए का था 90 शेयर्स, बी का 60 और सी का 45, ये सम्स में दिया हुआ है। और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि सी का आपने वैसे नहीं निकाला जैसे ए का यहाँ निकाला, बी का ऐसे निकाला, तो आप जाके सम्स का लैंग्वेज एक बार फिर से पढ़ लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर सी को 45 शेयर अलॉट किया गया था। दोनों वर्ड में फ़र्क है, जहाँ अप्लाइड रहेगा वहाँ आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, मतलब इतना अप्लाई किया गया था तो कितना मिला होगा। लेकिन जहाँ पे वर्ड अलॉटेड है इसका मतलब कि इतना उसको मिला है, इसलिए उसको हम लोग डायरेक्टली ले लिए कितना, 45 शेयर्स। ठीक है, तो ये 45 शेयर्स तीनों मिलाकर आया कितना, 195 शेयर्स और 2 रुपया करके फाइनल कॉल का रेट है। तो ये आपका एरियर कितना आ गया, 390 रुपये का। तो तीनों एरियर मिल गया है। अभी हम लोग जर्नल में जाएंगे तो हम लोग एरियर वहाँ पे फटाफट दिखा देंगे, अमाउंट में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि फॉर फीचर में कितना जाएगा। तो शेयर फॉर फीचर के अंदर वो अमाउंट जाता है जो कंपनी ऑलरेडी रिसीव कर चुकी होती है उन शेयर्स पर जिसको वो फॉरफिट कर रही है। तो ये वाले लाइन के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं कि जो शेयर फॉरफिट होने वाला है उस पर कितना पैसा कंपनी को पहले मिल चुका था। मिस्टर ए का देखिएगा, मिस्टर ए 90 शेयर्स था उसके पास और 3 रुपया करके रेट था एप्लीकेशन का, इसने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, तो कितना आया, 270। इसमें हम लोग प्रीमियम छोड़ कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा फॉरफीचर में प्रीमियम अलग से लिखा जाता है। यहाँ जो पैसा लिया जाता है फॉरफीचर में वो सिर्फ कैपिटल वाला पैसा लिया जाता है। तो 90 शेयर्स पे इसने एप्लीकेशन दिया था 3 रुपया करके, वो ले लिए 270 और इसने कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी दे दिया था, कितना, 150, वो भी ले लिए। यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा पैसा वाला कैलकुलेशन, 150 दिख रहा है। ठीक है, देख सकते हैं फिर से ये वाली। तो ये एक्स्ट्रा पैसा मिस्टर ए का ले लिए। मिस्टर बी के पास 60 शेयर दिया गया था, उसने एप्लीकेशन भी दिया था 3 रुपया करके एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भी दिया था ये, तो इसका अलॉटमेंट का भी ले लिए 3 रुपया करके। ठीक है, मिस्टर सी ये एप्लीकेशन दिया था तो 45 शेयर्स पे 3 रुपया करके एप्लीकेशन का लिए, अलॉटमेंट भी दिया था तो 45 शेयर्स 3 रुपया करके अलॉटमेंट का लिए और इसने फर्स्ट कॉल भी दिया था तो 45 शेयर्स 2 रुपया करके ये ले लिए। फिर फाइनल कॉल सी फेल किया था। तो ये जितना पैसा कंपनी को मिल चुका था वो हमने अलग अलग लिया और सबको ऐड किया, ऐड करके आया कितना, 1140, 1140। ये अमाउंट है आपका फॉरफीचर का। जब हम लोग फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे तो उसमें हम लोग 1140 शो करेंगे। ठीक है, अब आते हैं फॉरफीचर के बाद जब री इशू होता है तो री इशू करने के बाद हम लोग एक अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो एक बार आप कैपिटल रिजर्व की भी वर्किंग देख लीजिएगा।
जब भी री इशू होगा तो आपको कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करनी ही होगी। और कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र होता है? शेयर फॉरफीचर में जितना अमाउंट है उसमें से डिस्काउंट ऑन री इशू माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचेगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री तभी होगी जब शेयर फॉरफिट होने के बाद री इशू हुआ है। अगर शेयर री इशू नहीं हुआ तो कैपिटल रिजर्व वाली ट्रीटमेंट भी नहीं होती है। इसमें री इशू हुआ है तो हमको कैपिटल रिजर्व की ट्रीटमेंट दिखानी होगी। अब आप एक बार देखिए कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट लिए। सबसे पहले इसमें भी हम लोग देखते हैं शेयर फॉरफीचर में कितना गया, उसमें से माइनस होगा डिस्काउंट ऑन री इशू और माइनस करके जो बचेगा वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। मिस्टर ए के पास 90 शेयर था, वो 3 रुपया करके एप्लीकेशन दिया था, 270 और एक्सेस भी दिया था 150। ये तो आप देख लियो, जानते हो। मिस्टर बी के पास 60 शेयर्स था और ये 6 रुपया करके दिया था। ये 6 मैंने एक साथ ले लिया एक्चुअली, ये वाला दोनों, ठीक है, 3 और 3 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का। इसके बाद मिस्टर सी का 10 शेयर और 8 रुपया करके ले लिए, 3 एप्लीकेशन का, 3 अलॉटमेंट का और 2 फर्स्ट कॉल का। तो 3 3 6 और 2 8 करके, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सर ये सी का 10 शेयर्स क्यों लिए? यहाँ पर तो सी का 45 शेयर्स है ना। तो मैं आपको वो लाइन तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ कि कैपिटल रिजर्व में तभी अमाउंट ट्रांसफ़र होगा जब शेयर्स री इशू हुआ है। अगर शेयर्स री इशू नहीं हुआ तो उसका अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होगा। सम्स में लिखा था, लास्ट लाइन आप सम्स का जाके देख सकते हो, उसमें मेंशन था कि टोटल 160 शेयर्स री इशू हुआ है। 160 में ए का पूरा है तो ए का 90 लिए और बाकी जो है वो बी और सी का है तो बी का भी पूरा आ गया 60 और बाकी जो बचा 90 और 60 होता है 150। तो 160 में बाकी कितना बचा? 10। तो सी का सिर्फ 10 शेयर्स री इशू हो रहा है। अब चूंकि सिर्फ 10 शेयर सी का री इशू हो रहा है इसलिए फॉरफीचर में तो उसका पूरा लिया जाएगा, लेकिन जब कैपिटल रिजर्व की बात आएगी तो उसका सिर्फ 10 शेयर्स पे ही कैलकुलेशन होगा, ठीक है। इसलिए इसका 10 शेयर्स लिए और 8 रुपया करके ये दे चुका था। तो इसके हिसाब से कैपिटल रिजर्व के हिसाब से फॉरफीचर में टोटल कितना अमाउंट जा रहा है आपका? 860 रुपया। फिर इसमें से लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन री इशू, तो डिस्काउंट ऑन री इशू कुछ था ही नहीं, क्योंकि सम्स में लिखा था कि शेयर्स जो री इशू किया गया है मिस्टर डी को वो प्रीमियम में किया गया है। तो डिस्काउंट ऑन री इशू कुछ भी नहीं है, इसलिए ये जो 860 आया वही अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी। आप लोग कमेंट में इस कैलकुलेशन को समझ के फिर से एक बार लिखिए। अगर आप लिखते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई गलती होगी तो मैं वो करेक्ट करूँगा, और अगर आपका कैलकुलेशन पूरा सही लिखा रहेगा तो मैं लाइक करूँगा। इसकी जर्नल एंट्रीज़ के साथ मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ रतन मिश्रा साइनिंग ऑफ।